सुधांशु त्रिवेदी जी, आपसे ही करते हुए, दो टूक कह दिया गया है अविनाश पांडे की ओर से कि देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है, इसी वजह से सभी को साथ में मिलकर चुनाव लड़ना होगा, बीजेपी को हराना होगा, और अगर बीएसपी का साथ लेते हैं, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो फिर आप लोगों का मानो यूपी में सुपड़ा साफ। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए, जो कुछ उन्होंने बोला है मैं उसकी अपने ढंग से व्याख्या कर देता हूं। ये सही बात है, ये आपातकाल है, उन लोगों के अस्तित्व के लिए आपातकाल है जो अभी तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, जातिवाद, अपराधीकरण में आकंठ डुबा रखा था, जिन्होंने भारत की राजनीति को पिछले करीब 4-5 दशकों से, उस राजनीति के लिए ये आपातकाल हो गया है। और वो आपातकाल आया है मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, जातिवाद और घनघोर तुष्टीकरण जो देश की अखंडता तक पर आघात करने तक जाता हो, उसके लिए आपात स्थिति बन गई है। परंतु अभी अभी जो आपने न्यूज दिखाई है वो बड़ी गंभीर बात है। मुझे लगता है कि इस मामले में मुझे अखिलेश यादव जी की तारीफ करनी पड़ेगी कि उनकी दूरदृष्टि बहुत गजब की थी जब उन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए चालू पार्टी शब्द कहा था। देखिए, एक तीर से कांग्रेस ने गजब के कई निशाने साधे। अगर कांग्रेस और सपा का गठबंधन होता तो 4-6 सीटों से आगे कांग्रेस पार्टी दावा ही नहीं कर पाती, और समाजवादी पार्टी की स्थिति मुख्य विपक्षी दल के रूप में, जो कि वो उसकी उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और वो चाहती है कि यूपी की राजनीति के दूसरे ध्रुव के रूप में वो बनी रहे, वो यथावत बनी रहती। अब उसने एक ऐसी बात कही है, अब तो बसपा से जब बंटवारा होगा तो बसपा कहेगी लोकसभा तो हमारे ज्यादा थे। तो समाजवादी पार्टी को तो इस गठबंधन में बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना होगा, और विपक्ष की जो स्पेस है वो भी अब तीनों में हो गई बराबर की। और अब जब इन दोनों में आपस में मतभेद होगा तो पंचायत कौन करेगा? कांग्रेस ही तो पंचायत करेगी ना। जब सपा बसपा के बीच में मतभेद होगा तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी तो है मगर बहुत चतुर सयानी पार्टी है, और उसने ऐसा दांव चला है कि अखिलेश जी के लिए अब ना करते बनेगा और ना हाँ करते बनेगा। तो जिसे कहते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से बहुत चतुराई भरा काम कांग्रेस पार्टी ने करने में सफलता हासिल की। और एक और बात भी बहुत स्पष्ट हो गई, देखिए ये सारा का सारा फैक्टर एम फैक्टर के लिए है। मतलब मैं तो इसको कह रहा हूं मनी फैक्टर है, मगर इसको एम से अगर मुस्लिम भी मान ले तो अगर सपा ही लड़ती 80 में 70 सीटें तो सपा मेजर शेयर रहती। अब तो भाई एम का भी 3 जगह बंटवारा हो जाएगा, तो विधानसभा में भी एम का कोई अकेला दावेदार नहीं रहेगा। अब मुझे लगता है अभी अखिलेश यादव जी जो भारत की राजनीति के अपेक्षाकृत सबसे युवा और फॉरेन रिटर्न और पढ़े लिखे लोगों में से एक हैं, अब देखना होगा कि वो इस चक्रव्यूह के भेदन में कैसे सफल हो पाते हैं। ठीक है, आपने जो बातें कही मुझे लग रहा है विपक्षी नेता सभी के चेहरे खिल उठे थे, उसके पीछे की वजह क्या है तहसीन जी मैं आपसे जानूंगी, लेकिन आशुतोष वर्मा जी, इतना बड़ा सैक्रिफाइस करने के लिए क्या तैयार है अखिलेश यादव? कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि अगर बीजेपी को हराना है तो मायावती को साथ में लाना जरूरी है उत्तर प्रदेश में। कितना ही धन्यवाद। मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी पार्टी और अपनी नीतियों से ज्यादा विपक्ष में क्या हो रहा है इस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं तो सुन रहा हूं कि इधर यूपी में एनडीए की स्थिति बड़ी अजीब सी हो गई है। अपना दल वाले 10-12 सीटों की लिस्ट लिए घूम रहे हैं और कोई मिलने को तैयार नहीं हो रहा है। नड्डा जी टाइम नहीं दे रहे, सुन रहे हैं। और निषाद पार्टी ने इस बार दावा ठोक दिया है कि अपने ही सिंबल पे लड़ेंगे। बेटे को पिछली बार मेरे सिंबल पे नहीं लड़ाया, बड़े नाराज है। और राजभर जी को तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। अच्छित एनडीए की स्थिति जो है उनके अंदर खुद पता नहीं चल रहा है कि सिंबल अपना होगा कि मंत्री बनेंगे कि विस्तार होंगे। लेकिन विपक्ष में क्या हो रहा है इसकी बहुत ज्यादा चिंता है। खैर, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अरे जो सवाल पूछा गया था उसका क्या है जवाब? कांग्रेस पार्टी ने कहा है मायावती को साथ लीजिए। हाँ, उस पे आ रहा हूँ। कितना देखिए, समाजवादी पार्टी ने 2019 में भी ये प्रयोग किया था और बड़े दिल से अखिलेश यादव ने बड़े दिल से साफ बोला था अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है और ये गठबंधन समय की मांग है तो हम इसके लिए तैयार हैं। हम कभी इन सब चीजों के लिए पीछे नहीं हटे हैं। हमारा मूल लक्ष्य हमको पता है। अर्जुन की आंख जो है वो मछली की आंख के पे लगी हुई है। हमको भारतीय जनता पार्टी और जिस प्रकार से इस देश में संविधान की हत्या कर रहे हैं इन लोगों से छुटकारा दिलाने के लिए जहां तक आगे लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे।
और मजबूती से लड़ेंगे और कहीं कोई परेशानी नहीं है, कोई मुख्य विपक्ष की जरूरत नहीं है। 125 सीटें लेके बस 32% वोट लेके विपक्ष पार्टी कौन है ये सबको पता है। कौन पिछले 5 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहा है ये भी सबको पता है। अरे वो सारी बातें ठीक है, लेकिन मायावती जी को लेने में दिक्कत क्या है, ये सवाल, इसका जवाब आप दे नहीं पा रहे हैं सीधा सीधा। आशुतोष जी, आशुतोष वर्मा के लिए बड़ी पेश की स्थिति बन गई है, क्योंकि यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं 2019 में बीएसपी एसपी साथ में लड़े। एसपी का वोट तो बीएसपी को ट्रांसफर हो गया, लेकिन बीएसपी का वोट ट्रांसफर एक तो हुआ नहीं। मायावती 0 से 10 सीटों पर पहुंच जाती हैं, और जबकि अखिलेश यादव की पार्टी 5 सीटों से 5 सीटों पर ही रहती है। इसी वजह से, और सबसे दिलचस्प ये रहा, मैंने ही इंटरव्यू किया था उसके बाद अखिलेश यादव जी की ओर से ये कहा गया था कि इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता कि क्या करेंगे मायावती चुनाव जीतने के बाद। अब तहसीन पूनावाला जी बताइए, मतलब बेवजह का दबाव क्या अखिलेश यादव पर आप लोग नहीं डाल रहे हैं मायावती के नाम पर, या फिर जैसा कि चतुर चाल चल रही है कांग्रेस पार्टी, आरोप लगाया है सुधांशु त्रिवेदी जी ने? नमस्कार चित्रा जी और सभी दर्शकों को, सभी फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं आशुतोष भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि माननीय सुधांशु जी इंडिया अलायंस में क्या चल रहा है उस पर टिप्पणी करते हैं। रोज भाजपा के जितने भी प्रवक्ता है, बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, सुधांशु जी जैसे आकर हम पर टिप्पणी करते हैं। ठीक है, वो अच्छी बात है, उनका अधिकार भी है। उनके वहां क्या चल रहा है किसी को पता ही नहीं, क्या हो रहा है अलायंस के अंदर, क्या हो रहा है, अलायंस है भी या नहीं है। और कम से कम यहाँ पर अलायंस में सभी बराबर के हिस्सेदार है। तो आशुतोष भाई जो है वो पूछ सकते हैं राहुल गांधी से, राहुल गांधी जो अखिलेश जी से पूछ सकते हैं, अखिलेश जी नीतीश जी से पूछते हैं, बराबरी का है, एक टेबल पे सब मिलकर बात करते हैं। इनके गठबंधन में कोई पूछ सकता है माननीय प्रधानमंत्री से कोई सवाल? है किसी की हिम्मत 2 सवाल पूछने के लिए? जो और कैसे पूछेंगे आप बताइए? जिस व्यक्ति को चक्की पीसिंग फडणवीस जी कह रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं कवर किया था, कहते 70,000 करोड़ का घोटाला किया, उस पर ईडी का केस निकालते, उसको गठबंधन में उप मुख्यमंत्री बनाए। क्या सवाल पूछेगा अजीत पवार जी, बताइए मुझे? क्या सवाल पूछेंगे छगन भुजबल जी? पूछ ही नहीं सकते। हमारे वहां सब बराबर के, तो सब एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं। अभी ठीक है, हमारे वहां बातचीत होती है, उसके बाद एक रास्ता निकलता है। इनके वहां क्या होता है? रामविलास पासवान जी, उनका स्वर्गवास हो गया, उनका फर्नीचर बाहर फेंक दिया घर के। आज चिराग पासवान जी को ले लिया, अब क्या करे? चिराग पासवान जी भी जानते नहीं गए तो भैया ईडी का केस खुल जाएगा। तो ये दिक्कत है उनके गठबंधन में। अब ये दिक्कत है उनके गठबंधन में, तो उसको हम क्या करें? हम बैठकर एक दूसरे के साथ बातचीत करते, वार्तालाप करते। अरे कितनी बातें होंगी तहसीन पूनावाला जी, 200 दिनों से बातें ही हो रही हैं। जब 22 जून को पटना में, जून के महीने में पटना में विपक्षी इंडिया गठबंधन के लोग बैठे थे, मैं वहां पर मौजूद थी। ऐसा लगा कि अब जल्दी जल्दी पूरा फैसला हो जाएगा और फिर बीजेपी के सामने कैंडिडेट अनाउंस हो जाएगा। 200 दिन होने जा रहे हैं, 60 दिन बाकी है चुनाव की घोषणा होने में, और अभी भी बातें हो रही। कितनी बातें करेंगे आप लोग? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं इसी का जवाब देता हूँ। बातचीत होनी चाहिए, रोज शाम को मैं भी आता हूँ आपके साथ बातचीत करने। अगर बातचीत होना ही बंद हो जाएगा, आपका शो भी बंद हो जाएगा, हम भी बंद हो जाएंगे। बातचीत होना, आप सोचिए चित्रा जी, आप फैसला कीजिए, मैं आप पे ही फैसला छोड़ता हूँ। रोज बातचीत होनी चाहिए, रोज बातचीत होनी चाहिए, जैसे आपके और मेरी सुधांशु जी की होती है। या 8 बजे कोई व्यक्ति आ गया, 8 ने मेरे मास्टर स्ट्रोक कर दिया, 8 देश में बातचीत के जरिए नतीजा भी तो कुछ निकले, बिना नतीजे की बातचीत का कोई मायने थोड़ी ना होता है तहसीन पूनावाला जी। लेकिन मुझे लग रहा है सुधांशु जी आपकी बातों पर जवाब देना चाहते हैं। सुधांशु जी वो कह रहे हैं कि जिनके घर शीशे को हो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। पहले आप बताइए अपने गठबंधन के सहयोगी दलों के बारे में। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं आशुतोष जी को और तहसीन जी को, भाई जो प्रश्न था उसका मैंने उत्तर दिया। कांग्रेस के प्रभारी का बयान था और उस पर चित्रा जी ने मुझसे सवाल पूछा, तो मैंने तो संदर्भ के अनुसार उसका जवाब दिया था, क्योंकि वह प्रसंग ही आपके गठबंधन का था। परंतु मैं एक बात ये भी कह दूं, जो आपने कहा कि जो हमारे तहसीन जी ने कहा बराबरी, अरे साहब बातचीत तो कितनी बढ़िया चल रही है अंदर की। मैं दावा नहीं करता आपकी तरह से, आप लोग बताते हैं आपको सब पता है कि क्या चल रहा है। मैं तो सिर्फ वो कह रहा हूं जो कैमरे पे बोला गया। जैसे मध्य प्रदेश चुनाव में अखिलेश वखिलेश, ये कैमरे पे बोला गया है। चालू पार्टी कांग्रेस के लिए कहा अखिलेश जी ने, फिर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सपा के लिए चिरकुट पार्टी कहा, ये पब्लिकली। और अब मायावती जी की बात कर रहे हैं बसपा की। चित्रा जी याद करिए, राजस्थान में इनके पिछली बार 97 एमएलए थे, 6 बसपा के थे, बिना शर्त समर्थन दिया था, और ये आधा दर्जन हाथी गड़प कर गए थे। बसपा इस बात को लेकर कितना इनका विरोध व्यक्त करती रही कि जब हम बिना शर्त समर्थन दे रहे थे आपकी सरकार को, तो आपने हमारे विधायक क्यों तोड़ लिए जनाब।
इतना आसान नहीं है आपके बीच में जिसको आप विश्वास की बात कहते हैं। और फिर अखिलेश जी ने भी ये बोला कि मायावती जी बाद में क्या करेंगी, इसकी क्या गारंटी। तो मैं सिर्फ दो कहावतें बोलता हूं। एक कहावत होती है, ऊंट किस करवट बैठेगा पता नहीं लगेगा। अब ये तो ये लोग बताएंगे कि इनके गठबंधन का ऊंट किस करवट बैठेगा। एक और कहावत होती है, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और अब मुझे लगता है राजनीतिक दृष्टि से जो समझदार हमारे प्रवक्ता लोग बैठे हैं वो इसका अर्थ समझते होंगे, इसलिए मैंने टिप्पणी की। और चिंता मत करिए, कोई भी एक हो जाए हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये कहना चाहते हैं एक पंक्ति में, भैया टीपू और बुआ जी, भैया टीपू और बुआ जी, सबका संकट एक है, जीतेगी निश्चिंत भाजपा चूंकि नियत नेक है।